हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 25 अप्रैल और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 25 अप्रैल 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले रिवीजन से। तो कल हम लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी थी उसका 1 मिनट में रिवीजन करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि टाइम मैगजीन ने 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट जारी की है, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि इसमें किसी भी भारतीय को जगह नहीं मिली है। असम के कोकराझार में गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार डॉक्टर अच्युत सामंत जी को दिया गया है। इसके अलावा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी करके महिलाओं के लिए एआई करियर इस नाम से एक पहल शुरू की हुई है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अच्छा, ये 4 क्वेश्चन पहले हो गया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पढ़ा था हम लोगों ने 24 अप्रैल को। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत की यात्रा पर थे और 4 दिवसीय इन्होंने यात्रा की। गॉर्ड ऑफ ऑनर इनको दिया गया। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल ये मुंबई में खुला है। नाम इसका है मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। और हम लोगों ने कल पढ़ा था कि भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम जो है, इसने एक एयर शो किया है जेपी गंगापथ, पटना, बिहार में। इसके अलावा आयकर विभाग ने 10 लाख से अधिक रुपए के मूल्य वाले लग्जरी सामानों पर 1% का टीसीएस लगाया हुआ है। और अभी महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो पोषण ट्रैकर ऐप विकसित किया गया था उसको नवाचार कैटेगरी में, इनोवेशन कैटेगरी में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत और सऊदी अरब के बीच 4 महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं 4 मुद्दों पर: ऊर्जा, रक्षा, व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी संस्कृति। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया गया। ये टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे जो आपने कल पढ़े थे और आज आपने इसका रिवीजन कर लिया है। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन इसकी पीडीएफ और क्विज आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, कल साथियों शुरू हुई क्लास और पहली क्लास में ही एंड होते होते हालांकि 32-33 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे और वो क्लास अभी भी अवेलेबल है, आप जा करके देख सकते हो। लेकिन बीच में लाइट चली गई तो इसके बाद फिर वहाँ पर बंद करना पड़ा क्लास। लेकिन पहली क्लास हो चुकी है और दिन में 12 बजे से ये क्लास होती है। आज भी होगी, आज दूसरी क्लास होगी, कल वाला भी उसमें बाकी का क्वेश्चन कवर कराया जाएगा। डेली 50-50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा है वो बाद में जा करके देख सकते हैं, चैनल पर अवेलेबल है लाइव वाले सेक्शन में। पहला क्वेश्चन आज का, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल यानी आज मनाया जा रहा है। 25 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है मलेरिया की रोकथाम के लिए। मलेरिया जो रोग है जो मच्छरों से फैलता है, मच्छरों से होता नहीं है, ये होता परजीवी के कारण है, प्लाज्मोडियम नाम के, लेकिन मच्छर इसके वाहक होते हैं, ठीक है ना। तो मादा एनाफ्लीज मच्छर जो होते हैं वो वाहक होते हैं और प्लाज्मोडियम नाम का परजीवी जो होता है वो इसका कारण होता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, दोनों में अंतर है। खैर, इस बार की थीम रखी गई है मलेरिया एंड्स विद अस, री इन्वेंट, री इमेजिन, रिसस्टिकेट, ठीक है। तो मादा एनाफ्लीज मच्छरों के काटने से ये फैलता है और प्लाज्मोडियम नाम के परजीवी इसको फैलाते हैं। 1897 में सर रोनाल्ड रास ने पाया था कि मनुष्यों में मलेरिया मादा मच्छरों के द्वारा फैलता है, ठीक है ना। ये बात याद रखना। विश्व मलेरिया दिवस इंपॉर्टेंट दिवस है। अब कई दिन हो गए हैं तो आज हम लोग रिवीजन करेंगे महत्वपूर्ण दिवस का। तो पहला दिवस है उत्कल दिवस। उत्कल दिवस साथियों 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म अवेयरनेस डे, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 9 अप्रैल को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस या शौर्य दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का दिवस, 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती, 14 अप्रैल को ही विश्व चगास रोग दिवस, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया। इसके अलावा 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस, 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस और 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ निम्न में से कौन से बड़े फैसले लिए? तो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और इस हमले में आपने देखा कि 28 से ज़्यादा मासूम नागरिकों की मृत्यु हुई। तो अब इसके बाद भारत ने तगड़ा एक्शन लिया। भारत ने 5 बड़े फैसले अभी सुनाए। अभी तो शुरुआत है, अभी और भी बड़े बड़े फैसले आएंगे। 5 बड़े फैसले पाकिस्तान के खिलाफ लिए हैं, जिसके तहत ये 3 आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं, बाकी मैं आगे बताऊंगा।
पहला है सिंधु जल समझौता 1960 जो हुआ था उसे सस्पेंड कर दिया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है जब सिंधु जल समझौते को सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है, जो भारत पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर था आवागमन के लिए। पाकिस्तानी नागरिकों का SVES वीजा जो होता था इसे भी रद्द कर दिया गया है, मतलब सीमा हैदर जाएंगी पाकिस्तान। उपरोक्त सभी यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा। ये तो 3 फैसले रहे, टोटल 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। मैंने इस पर आपको वीडियो भी दी थी डिटेल में, आप उसको देख भी सकते हैं। तो देखिए ये टोटल जो 5 फैसले लिए गए थे उसमें 2 और फैसले कौन थे कि पाकिस्तान उच्चायोग दिल्ली में सभी रक्षा सैन्य सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तानी उच्चायोग कर्मचारियों की संख्या 55 से घटा करके 30 कर दी गई है। अच्छा, ये सब चीजें जो किया ना भारत ने, पाकिस्तान इसी को कॉपी पेस्ट कर दिया। पाकिस्तान ने कहा हम भी ऐसे ऐसे करेंगे, जैसे जैसे उन्होंने भी पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया, उन्होंने भी भारतीय जो उच्चायोग है वहाँ पर उनकी संख्या जो है लिमिट कर दी, 55 से घटाकर 30 कर दी। इसके अलावा उन्होंने कहा हम भी अटारी वाघा बॉर्डर बंद करेंगे। अरे यार, जब एक जगह से बंद हो गया एक तरफ से तो उसका मतलब वही हुआ ना कि चाहे तुम अपनी तरफ से बंद करो चाहे ना बंद करो, गेट तो बंद ही हो गया। ये भी किया और इसके बाद धमकी और दी कि हम शिमला समझौता से वापस हो जाएंगे या उसको खारिज कर देंगे। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की, लेकिन वो सब गीदड़ धमकी है। और अब आने वाले दिनों में अब तो इंडियन नेवी की बारी है, इंडियन आर्मी की बारी है, इंडियन एयरफोर्स की बारी है। ये तो गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिटिकल मूव लिया गया है ना। खैर 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ इसकी जिम्मेदारी TRF ने ली है। द रेजिस्टेंस फ्रंट है, द रेजिस्टेंस फोर्स या द रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम से जाना जाता है। ये भी LET का ही एक विंग है, मतलब लश्कर तैयबा का ही एक विंग है जिसने इसकी जिम्मेदारी ली है कि हमने ही करवाया है। वो है, आपको याद होगा इससे पहले भी जो अभी पिछले दिनों में कुछ अटैक्स जो हुए थे छोटे मोटे, एक टनल वाला हादसा अटैक हुआ था आतंकियों का, और एक जब बस पलटी थी जब श्रद्धालु जा रहे थे माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने, तो उसके पीछे भी इसी ने जिम्मेदारी ली थी। ये यहाँ पर क्या करता है ना कि जम्मू कश्मीर में लोकल्स को रिक्रूट करके उनको ले जा करके ट्रेनिंग दे करके उनसे उनके थ्रू यहाँ पर ये काम करवाता है, आतंकवादी घटनाएं करवाता है। तो ये TRF जो है, ये नाम याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस संगठन ने ये करवाया था। ठीक है, चलिए खैर अब तो इतिहास ही होने वाला है ये। 2025 के जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार में किस पंचायत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो अभी जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार दिए गए और इसमें 3 कैटेगरी में अवार्ड दिए गए, है ना। 3 कैटेगरी में दिए गए, एक जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार की कैटेगरी थी, 2 और कैटेगरी थी। तो इस वाली कैटेगरी में ना अभी दौवा एस ग्राम पंचायत महाराष्ट्र को दिया गया है अवार्ड। ठीक है, बाकी ये दोनों भी ऑप्शन जो दिख रहे हैं इन्होंने भी जीता है, लेकिन अलग अलग कैटेगरीज में जीता है। आइए देखते हैं डिटेल में। देखो एक बात जान लो, ये पंचायती राज पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं और ये पंचायती राज दिवस के दिन यानी 24 अप्रैल को दिए जाते हैं, कल जिसके बारे में हम लोगों ने बातचीत करी हुई थी। ठीक है, तो अभी ये दिया गया 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के दिन बिहार के मधुबनी में ये दिया गया है। ठीक है ना, PM मोदी भी गए हुए थे और वहीं पर उन्होंने दिया। जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार की कैटेगरी है एक, दूसरी कैटेगरी है आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार की, तीसरी कैटेगरी है पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार की। तो पहली कैटेगरी में जो पहला स्थान, 3-3 विजेता 3-3 कैटेगरी में, ठीक है ना, मतलब पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान 3-3 दिया गया है, लेकिन मैं पहला पहला ही आपको बता रहा हूँ, वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहली कैटेगरी में जो पहला स्थान पाया है वो दौवा एस ग्राम पंचायत को मिला है जो कि गोंदिया जिला महाराष्ट्र का है। दूसरी कैटेगरी में पहला स्थान जो मिला है वो माल ग्राम पंचायत रंगा रेड्डी जिला तेलंगाना का है। और तीसरी कैटेगरी में जो पहला स्थान मिला है वो मिला है केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान को। क्लियर, तो ये बात याद रखना, 3-3 कैटेगरी में 3-3 को दिया जाता है। अगला, हाल ही में कहां पर भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव शुरू किया जाएगा? तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव शुरू किए जाने की अब पहल शुरू हो चुकी है और ये अमरावती में ही स्थापित किए जाएंगे। अमरावती को तेजी से डेवलप करने की योजना बन रही है। और अभी मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था, शायद परसों की वीडियो में बताया था कि अमरावती जो है, आंध्र प्रदेश का अमरावती, ये बनने जा रहा है रीन्यूएबल एनर्जी से चलने वाला भारत का पहला सिटी, भारत का ही नहीं विश्व का पहला शहर बन जाएगा ये
जो रीन्यूएबल एनर्जी से पूरी तरीके से ऑपरेट करेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको विकसित करने की योजना बना रहे हैं यहाँ के जो सीएम हैं, ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी भी है अब अमरावती, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी विकसित की जा रही है। यहीं पर एक गांव है, उसको पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव के रूप में स्थापित किया जाएगा। मतलब एक नया गांव बसाया जाएगा, कोई पुराना गांव नहीं है, एक नया गांव का टाइप का एक क्षेत्र चुना गया है और कहा जा रहा है कि इसे भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव के रूप में विकसित करेंगे। कैसे? यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटिंग पर रिसर्च होगा, इनोवेशन होगा और इकोनॉमिक पूरा जोन बनाया जाएगा, जिसके लिए विश्व स्तरीय केंद्र बनाने का लक्ष्य रख करके चल रहे हैं। उन्नत संग्रहण तकनीकी होंगे, ठीक है, जो एडवांस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है ये होगा, ठीक है। इसके अलावा वैश्विक नेतृत्व की महत्वाकांक्षा को ये दर्शाएगी। मतलब ये क्वांटम कंप्यूटिंग एरिया जब बन जाएगा तो यहाँ से ग्लोबल लेवल का ऑपरेशन हो सकेगा। क्वांटम कंप्यूटिंग में हम लोग भी आगे बढ़ पाएंगे। तो 50 एकड़ की जमीन चुनी गई है। इसके लिए आईबीएम आ रहा है साझेदारी करने, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है और लार्सन एंड ट्रूबो, ये 3 कंपनियां मिल करके इसको पूरा पूरा विकसित करने वाली हैं। तो यहाँ डेटा सेंटर भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा सहयोगात्मक पारिस्थितिकी तंत्र होगा और भविष्य में विस्तार की भी और संभावनाएं बनाई जाएंगी। अगला, किस मंत्रालय ने आई एम सर्कुलर कॉफी टेबल बुक इसको लॉन्च किया? आई एम सर्कुलर, तो आई एम सर्कुलर नाम की कॉफी टेबल बुक जो है इसको अभी लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये पुस्तक लॉन्च किया गया है, आई एम सर्कुलर। इस पुस्तक का पब्लिकेशन किया है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर सर्कुलर इकोनॉमी ने। ये बेसिकली इकोनॉमी कैसे सर्कुलेट हो इस पर ये बेस्ड है। कॉफ़ी टेबल बुक है। कॉफ़ी टेबल बुक क्या होती है कि बहुत ही पतली होती है, इमेज के रूप में होती है, उसमें इंफॉर्मेशन कोई ऐसा कहानी टाइप का नहीं लिखा रहता है ना। जैसे मैं आपको बताऊँ एक एग्जांपल आप समझो, जैसे मैं कह दूं कि प्रधानमंत्री के भाषणों का कॉफ़ी टेबल बुक है ना, तो प्रधानमंत्री के या सम्मेलनों का, तो प्रधानमंत्री जहाँ जहाँ पर सम्मेलन करने गए होंगे वहाँ वहाँ की एक एक तस्वीर होगी, नीचे लिखा होगा कि प्रधानमंत्री G20 में शामिल होते हुए, प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से हाथ मिलाते हुए, है ना। तो ऐसे ऐसे इमेज के रूप में नीचे नीचे वहाँ पर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन रहेगी और वो पतली सी एक बुकलेट टाइप की होगी। कॉफ़ी टेबल बुक मतलब कॉफ़ी पीते पीते आप खत्म कर सको। तो ऐसे ही ये भी है आई एम सर्कुलर। तो इसमें किसी एक टॉपिक को लेकर के छोटी सी बात कही गई रहती है और एक इन्फॉर्मेशन के रूप में, जिससे वो हमेशा रखा रहे, एक स्मृति के रूप में, मेमोरी के रूप में हो रहा है, इसीलिए ये बुक लॉन्च की जाती है। यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्क को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में नामित किया है? ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क, ये एक ऐसा नेटवर्क है, समझो कि जैसे आप देखते हो ना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है यूनेस्को की ही, तो वो हेरिटेज साइट में जो हेरिटेज है उनको रखता है। ऐसे ही जियो पार्क को अब रखने के लिए ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क इसने बनाया हुआ है। इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? GGN, ठीक है ना, ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क। हाँ ठीक है। तो ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क जो है ये बनाया गया है GGN, और इसमें अभी हाल ही में 16 वैश्विक जियो पार्क शामिल किए गए हैं। क्या भारत का कोई है? नहीं, अभी तक इस पूरी की पूरी लिस्ट में कोई भी भारतीय जियो पार्क नहीं शामिल है, ठीक है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में हम लोग 43 अपने हेरिटेज शामिल किए हुए हैं इंडिया के, और रामसर साइट में 89 रामसर साइट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अपने हैं 43 इंडिया से, ठीक है। और अगर रामसर साइट में बात की जाए, रामसर साइट्स में भारत से हैं 89, है ना। लेकिन अगर इससे बात करें जियो पार्क नेटवर्क में, ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में, तो ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में भारत के कोई भी नहीं है, 0 तो यहाँ यूनेस्को के द्वारा यह घोषित किया गया है, GGN में जोड़ी गया है। अभी 10वीं वर्षगांठ के दौरान 11 देशों से 16 ऐसे शामिल किए गए हैं, लेकिन इसमें भारत नहीं है। टोटल 50 देशों से अभी तक 229 ऐसे यूनेस्को के ग्लोबल जियो पार्क हो चुके हैं। इससे लिस्ट अभी तक पूरे के पूरे 229 से भारत का कोई भी जियो पार्क नहीं शामिल है इसमें। यूनेस्को की बात करें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना इसकी 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका है पेरिस में, फ्रांस में, और आंद्रे अजोले इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। अगला, आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो आईपीएल के इतिहास में 50+ स्कोर बनाने वाले सबसे ज्यादा खिलाड़ी बन गए हैं भाई विराट कोहली।
50 प्लस स्कोर सबसे ज़्यादा इनके नाम हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 67 टाइम्स, 67 बार ये 50 प्लस स्कोर किए हैं। अब इसमें 100 भी शामिल है, मतलब इसमें शतक भी शामिल है और अर्धशतक भी शामिल है। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है डेविड वार्नर का, ठीक है। 50 प्लस स्कोर में आप देखोगे यहाँ पर डेविड वार्नर 66 बार बनाए थे, ये 67 बार 50 प्लस स्कोर कर चुके हैं। इसके बाद शिखर धवन के नाम 58 बार है, रोहित शर्मा 45 बार, के राहुल 43 बार, ठीक है ना। तो विराट कोहली के नाम सबसे ज़्यादा 50 प्लस स्कोर करने का रिकॉर्ड बन गया है। 8 शतक आईपीएल में लगा चुके हैं और 8 शतक घटा दो तो मतलब 59 टाइम्स ये 50 लगा चुके हैं। आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने का भी रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है ना। अगला, हाल ही में सऊदी अरब ग्रां प्रिक्स 2025 इसका खिताब किसने जीता है? सऊदी अरब ग्रां प्री, देखो मुझे तो लग रहा है ना इस बार भाई, इस बार ऑस्कर पियास्त्री जो है ना ये पूरा जीतने वाले हैं, चैंपियन बनने वाले हैं। पिछली 2-3 रेस यही लगातार जीते हैं। खैर, ऑस्कर पियास्त्री ने इस बार सऊदी अरब ग्रां प्री भी जीत लिया। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था कि इन्होंने बहरीन ग्रां प्री जीता था। अब ये जीत गए हैं सऊदी अरब ग्रां प्री, है ना। जिसका साल चलता है पूरा पूरा साल उसी का सिक्का चलता है, ये अक्सर हमने देखा है। ऐसे ही 2021-22 में लुइस हैमिल्टन खूब चला करते थे, फिर 2022, 23, 24 आया तो मैक्स वर्स्टैपेन खूब चला करते थे। अब ऑस्कर पियास्त्री की बारी है। खैर, ऑस्कर पियास्त्री ध्यान रखना ये ऑस्ट्रेलिया के हैं और मैकलॉरन कंपनी के ड्राइवर हैं। मैकलॉरन कंपनी की तरफ से रेस लगाते हैं, ठीक है। तो इनकी इस सीजन की अभी तक तीसरी जीत है। संघाई ग्रां प्री और बहरीन ग्रां प्री के बाद अब सऊदी अरब ग्रां प्री जीत लिए हैं, ठीक है जी। फार्मूला 1 की रेस है, F1 रेस जिसे कहते हैं। अप्रैल 2025 में इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल CIFEJ इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं जितेंद्र मिश्रा। जितेंद्र मिश्रा होंगे इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो बच्चों और यंग पीपल पर, जो युवा होते हैं, किशोर होते हैं, उन पर बनाई गई फिल्मों को ये केंद्रित होती है, ठीक है ना। तो इसी संस्था का अध्यक्ष इनको बनाया गया है 2025 से लेकर 2027 तक के लिए। ये इंडियन फिल्म मेकर हैं। इसके अलावा स्माइली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ इसके ये डायरेक्टर भी हैं, ठीक है। चलिए, तो ये यूनेस्को द्वारा समर्थित संगठन है जिसके ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाएगा तो आप एथेंस बताना, ग्रीस में। अगला, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने पुणे फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुणे में साथियों फिडे या फाइड जो भी आप पढ़ो, FIDE, तो फिडे विमेन ग्रैंड प्रिक्स 2025 आयोजित हुआ और इसको जीत लिया है कोनेरू हम्पी ने। कोनेरू हम्पी, बहुत सारे रिकॉर्ड है इनके नाम। पद्मश्री भी मिल चुका है, अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। ये ग्रैंड मास्टर हैं, महिला ग्रैंड मास्टर हैं, है ना। और 2002 में ही ग्रैंड मास्टर बनी थी। काफ़ी सारे रिकॉर्ड हैं इनके नाम। ये एक बार फिर से एक नया चैंपियन बनकर के इतिहास इन्होंने रच दिया है। तो दूसरे स्थान पर रही झू जिनर, जिनके इन्हीं के बराबर स्कोर रहे 7.7/9, लेकिन और इन दोनों को ही मतलब विजेता घोषित किया गया है संयुक्त रूप से, झू जिनर चीन की और कोनेरू हम्पी भारत की। तो दोनों में पुरस्कार राशि बटेगी क्योंकि स्कोर समान थे। दूसरे स्थान पर इनको माना गया, तीसरा स्थान माना गया दिव्या देशमुख को। अच्छा, अब इसमें दूसरा स्थान का मतलब ये नहीं है कि फाइनल मैच इन्हीं दोनों के बीच में हुआ। इसमें क्या होता है ना, अलग अलग लोगों से होता है, उसके बाद स्कोर मैच कराया जाता है। अब इनका मैच दूसरे दूसरे से था, इनका मैच दूसरे दूसरे से था, तो इनसे जो हारा वो तो बाहर हुआ। इनका लेकिन जितना स्कोर आया इनसे भी, इन्होंने भी जीत करके उतना ही स्कोर कर लिया 7/9 का, इसलिए ये दोनों ही संयुक्त रूप से विजेता घोषित की गई हैं। 2002 में ग्रैंड मास्टर बनी। इसके अलावा ये पुरुषों का भी ग्रैंड मास्टर बनने वाली इकलौती महिला है ना। पहली महिला बनी थी पुरुषों का भी ग्रैंड मास्टर जिन्होंने जीत लिया है, ये पहली महिला थी, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार 2003 में मिला था इनको, पद्मश्री से 2007 में सम्मानित किया गया। अगर हम लोग ग्रैंड मास्टर की बात करें या चेस के खिलाड़ियों की बात करें तो थोड़ा सा आप नज़र डालिए। भारत में विकिपीडिया के अनुसार 85 पुरुष ग्रैंड मास्टर हैं अभी और 19 महिला ग्रैंड मास्टर हैं अभी के टाइम पर, ठीक है, भारतीय। इसके अलावा अच्छा, ये ग्रैंड मास्टर तो मैंने आपको बताया ना, जब अगर कोई खिलाड़ी हो जो होता है 2500 ELO पॉइंट स्कोर कर लेता है तब उसे ग्रैंड मास्टर बोला जाता है। इससे नीचे रहता है 2000 प्लस रहता है स्कोर, तब उसे इंटरनेशनल मास्टर बोला जाता है। इंटरनेशनल मास्टर बोला जाता है, ठीक है ना, 2000 प्लस पर। और 2500 प्लस येलो पॉइंट हो गया तो ग्रैंड मास्टर। खैर, पहले पुरुष ग्रैंड मास्टर भारत के कौन थे? विश्वनाथन आनंद।
पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? तो सुब्रमन विजय लक्ष्मी थी। इन्हीं के जस्ट बाद कोरोनू हम्पी ये बनी ग्रैंड मास्टर। ठीक है, 2000 में ये बनी थी, 2002 में ये बनी थी। अगला, तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोपहर में मिलिएगा इस सीरीज में और इसके जरिए आप करंट अफेयर का रिवीजन कर पाएंगे। आने वाले दिनों में मात्र 5 से 7 दिनों में, 10 दिनों में आपको एक बेहतरीन नॉलेज हो जाएगी। आपका पुराना वाला सारा कुछ रिवीजन हो गया रहेगा। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करें तो लॉरियस स्पोर्टिंग आइकन पुरस्कार पूछा गया था आपसे, राफेल नडाल ने जीता है। लीमा आईएसएस विश्व कप में पदक तालिका में भारत का स्थान पूछा गया था, तो भारत तीसरे स्थान पर था। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक का दर्जा देने से संबंधित कौन सा अनुच्छेद सही है? बताइए किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक इनमें से कौन कौन है? कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और साथियों, बहुत जल्द आपके लिए ई बुक का एक सब्सक्रिप्शन मॉडल लाया जा रहा है ऐप पर, जिसके जरिए बहुत ही कम दाम पर आप साल भर का या 6 महीने का या 3 महीने तक एमजीटी की सारी ई बुक एक ही साथ एक्सेस कर पाओगे, सिर्फ एक बार अमाउंट पे करके, वो भी बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर। ठीक है, तो ये आप रेड कर पाओगे एमजीटी ऐप से। जल्द ही इसके बारे में अनाउंस किया जाएगा, हो सकता है आज शाम तक या फिर कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच। आगे की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।